हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 यानी कृषि के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले दोस्तों, जो कि टर्म एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों कि एग्ज़ाम में अब कुछ ही दिन या आप कह सकते हैं कि 2 दिन शेष बचे हैं। तो इस 2 दिन में दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आप अपनी तैयारी और पुख्ता कर सकते हो। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिए, ताकि हमारे चैनल की तरफ जो भी वीडियो आप सभी के लिए अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के आप सभी तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि निम्नलिखित में से किस राज्य में चावल एक जीविका फसल है। तो यह राज्य कौन सा है जिसमें चावल एक जीविका फसल है। तो देखते हैं, ए हरियाणा, बी पंजाब, सी उड़ीसा, डी तमिलनाडु। तो जिस राज्य में चावल एक जीविका फसल है वह है दोस्तों सी उड़ीसा में, जो चावल एक जीविका फसल के रूप में उपयोग की जाती है, क्योंकि अब वहाँ पर प्रमुख खाद्य फसल भी चावल ही है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं रोपण कृषि की है। ए लंबे चौड़े क्षेत्रफल में एक एकल फसल बोई जाती है। बी रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरापृष्ठ है। सी इससे अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता ली जाती है। डी इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग के कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। तो अगर रोपण कृषि की विशेषताओं की बात करें दोस्तों, तो उपरोक्त सभी जो चारों जो विशेषताएं हैं वो है किसकी, रोपण कृषि की। ठीक है दोस्तों, चारों जो है रोपण कृषि की विशेषताएं हैं। क्लियर। प्रश्न नंबर 3, भारत में महत्वपूर्ण रोपण फसल निम्नलिखित में से कौन सी है। तो अगर हम रोपण फसल की बात करें दोस्तों, भारत में तो चाय भी है, कॉफ़ी भी है, रबड़ भी है और गन्ना भी। ये चार बेहद ही महत्वपूर्ण रोपण फसलें भारत की हैं, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, रबड़। राइट। चलिए, प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता खरीफ फसलों की नहीं है। तो कौन सी विशेषता इसमें से जो खरीफ फसलों की नहीं है। ए यह फसलें मानसून के आगमन पर बोई जाती हैं। बी यह फसलें सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। सी इसमें मुख्य फसलें चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा और तुर होती है। डी इसमें मुख्य फसल गेहूं होती है। तो इनमें से अगर हम बात करें दोस्तों कौन सी विशेषताएं खरीफ फसलों की नहीं है, तो इसमें से कोई भी विशेषता जो खरीफ फसल की नहीं है, सभी जो विशेषताएं हैं दोस्तों है रबी फसलों की। ठीक है, तो कोई विशेषता खरीफ की नहीं, सभी जो विशेषताएं वो है रबी की। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मोटे अनाजों के बारे में सही है। तो मोटे अनाजों के बारे में कौन सा कथन सही। ए ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मोटे अनाज हैं। बी रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक और भूसी मिलती है। सी यह फसल वर्षा पर निर्भर नहीं करती। डी 2011-12 में इसके प्रमुख उत्पादक राज्य जो है महाराष्ट्र हैं, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो कौन सा जो अगर कथन जो है दोस्तों मोटे अनाज के बारे में सही है, तो वो सही कथन है दोस्तों घा। वो दोस्तों क्या है, घा है। अगर घा की यहाँ अगर हम बात करें, तो इसमें यहाँ पर दिखा गया है कि कौन सा सही है, सॉरी इसमें सही की बात की है दोस्तों। तो सही इसमें अगर हम बात करें दोस्तों क्या है, ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाए जाने वाले मोटे अनाज, बिल्कुल सही है। गा रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक और भूसी मिलती, बिल्कुल सही है। ये फसल वर्षा पर निर्भर नहीं करती, ये भी सही है। ये जो तीनों दोस्तों वो सही हैं। और इसमें से गलत कौन सा, ये 2011-12 इसके प्रमुख उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश है, ये कथन इसमें से गलत है। प्रश्न नंबर 6, चाय के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। चाय रोपण कृषि का एक उदाहरण है, बिल्कुल ठीक है। चाय एक श्रम साधन उद्योग, बिल्कुल ठीक है। इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और वर्ष 2008 में भारत विश्व में चीन तथा तुर्की के बाद तीसरा बड़ा चाय उत्पादक देश था। तो उपरोक्त सभी जो कथन चाय के बारे में बिल्कुल सत्य है दोस्तों, ए बी सी डी यानी चारों कथन जो है सत्य हैं। क्लियर। चलिए, प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है रबी है, यानी इनमें कौन सी फसल जो है रबी की है। ए गेहूँ, बी चावल, सी मक्का, डी ज्वार। तो रबी की फसल इनमें से कौन सी है। तो रबी की फसल की अगर हम बात करें तो गेहूँ दोस्तों जो है रबी की फसल है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है। तो निम्नलिखित में से खरीफ की फसल की अगर हम गेहूँ,
चावल, जौ, मटर। तो इनमें से खरीफ की जो फसल है दोस्तों वह है चावल जो है खरीफ की फसल है, यानी बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सी जायद फसल है? तो जायद फसल आपको पता है दोस्तों, तरबूज जो है वो जायद की फसल है, यानी आप सर जिन फसल में पानी है निकलता है उन्हें तरबूज, जैसे खीरा, ककड़ी, ये सभी क्या है तरबूज, खरबूज, ये सब क्या है खरीफ फसल है, सॉरी जायद फसल है। ठीक है। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किस समय अवधि में खरीफ की फसलों की कटाई की जाती है? वो कौन सी समय अवधि जिसमें खरीफ की फसलों की कटाई की जाती है? अक्टूबर दिसंबर, बी सितंबर अक्टूबर, सी जनवरी फरवरी, डी अप्रैल मई। तो खरीफ की फसलों जो कटाई की जाती है वो की जाती है सितंबर और अक्टूबर, यानी बी इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में चावल पैदा नहीं होता? ए असम, बी पश्चिम बंगाल, सी आंध्र प्रदेश, डी जम्मू एंड कश्मीर। तो वह राज्य जिसमें चावल पैदा नहीं होता वो है दोस्तों गा, यानी आंध्र प्रदेश में चावल पैदा नहीं होता, बाकी सभी राज्यों में चावल पैदा होता है। चलिए प्रश्न नंबर 12, रबी फसलों को डैश में अक्टूबर से दिसंबर तक किस ऋतु में बोया जाता है? तो अगर इसमें बात करें दोस्तों, ए शीत ऋतु, बी ग्रीष्म ऋतु, सी पतझड़, डी वसंत। तो जो रबी फसलों को दोस्तों शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर तक जो है बोया जाता है, यानी बी सॉरी ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 13, गहन जीविका कृषि में अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में डैश की आवश्यकता होती है? तो गहन जीविका कृषि में अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है? ए सिंचाई की, बी वर्षा की, सी बर्फ की, डी आंधी की। तो गहन जीविका कृषि में अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में सिंचाई की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 14, भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। हमारे देश डैश के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। तो हमारा देश दूसरा चावल का जो उत्पादक देश है दोस्तों वह है किसके बाद? यहाँ वह है चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश भारत है। महात्मा गांधी ने डैश को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया। तो महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को दोस्तों क्या किया था? अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। जैसे आप सभी को पता है कि भारत में भूमि सुधार आंदोलन के जनक जो है विनोबा भावे ही हैं, और इन्होंने जोत के आकार को बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। माफ कीजिएगा। बिस्मिल्लाह। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रुप चावल उत्पादन के लिए उपयुक्त है? तो इसमें से कौन सा ग्रुप जो है चावल उत्पादन के लिए उपयुक्त है? ए तापमान उष्ण कटिबंध ऋतु खरीफ होनी चाहिए। वर्षा जो है 100 सेंटीमीटर से अधिक और कम वर्षा हो तो सिंचाई की आवश्यकता होती है। बी तापमान बोते समय 10 से 15 डिग्री सेल्सियस। ऋतु जो कैसी होनी चाहिए? रबी की फसल। वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर समान रूप से वितरित होना आवश्यक है। सी 18 से 32 डिग्री औसत मासिक तापमान। वर्षा 30 से 60 सेंटीमीटर आर्द्र प्रदेशों में होना। डी तापमान 20 से 27 डिग्री सेल्सियस से खरीफ फसल। कुछ राज्यों में रबी भी वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर कम वर्षा तो सिंचाई। तो इनमें से कौन सा ग्रुप जो है चावल उत्पादन के लिए उपयुक्त है? तो चावल उत्पादन के लिए अगर उपयुक्त बात करें दोस्तों तो ए यानी तापमान जो उष्णकटिबंध ऋतु खरीफ, वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक और कम वर्षा तो सिंचाई होनी चाहिए, ए सही उत्तर है इसका। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी फसलें जो हैं खरीफ की हैं? तो कौन सी फसल जो है खरीफ की है दोस्तों? ए अरहर, बी उड़द, सी मूंग और डी मसूर, मटर और चना। तो खरीफ की फसल इनमें से अगर हम बात करें वो है दोस्तों अरहर जो है वो खरीफ की फसल है। क्लियर। निम्नलिखित में से किन राज्यों में गन्ना होता है? तो किन राज्यों में गन्ना होता है? ए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, गोवा, मद्रास, केरल, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो वह जोड़ा जिसमें कह सकते हैं गन्ना उत्पादन होता है वह है दोस्तों ए यानी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब और हरियाणा। तो ए इसका सही उत्तर है दोस्तों। प्रश्न नंबर 19, चने की फसल किस प्रकार की है? तो चने की फसल जो है किस प्रकार की है? ए रबी की फसल, बी खरीफ की फसल, सी जैव की फसल, डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो चने की जो फसल है दोस्तों रबी की फसल। प्रश्न नंबर 20, कपास के लिए निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो कपास के लिए जो है कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है?
तो वह है ए काली व जलोढ़ मिट्टी, बी रेतीली मिट्टी, सी पीली मिट्टी और डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो कपास के लिए जो मिट्टी जो सबसे उपयुक्त मानी जाती है वह दोस्तों काली व जलोढ़ मिट्टी जो उपयुक्त मानी जाती है। प्रश्न नंबर 21, रबड़ के उत्पादन के लिए कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो रबड़ के उत्पादन के लिए कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है? अगर हम सही उत्तर की बात करें तो दोस्तों वह है सी, यानी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 23, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता नहीं है? तो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि की कौन सी विशेषता नहीं है? वह है यह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर की जाती है, यह आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल डाव से की जाती है, या ट्रैक्टरों से की जाती है, इसमें परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद ली जाती है। तो अगर हम जीविका निर्वाह कृषि की बात करें तो जीविका निर्वाह कृषि में विशेषता अगर नहीं तो वह है दोस्तों यह ट्रैक्टरों से की जाती है, क्योंकि दोस्तों जीविका निर्वाह कृषि की जोत बहुत छोटे होते हैं, इसमें ट्रैक्टर का इस्तेमाल नहीं होता है। इसमें जो है आदिम कृषि औजार जैसे लकड़ी, कुदाल, फावड़े का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला है कर्तन दहन प्रणाली को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है? तो कर्तन दहन प्रणाली को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में जाना जाता है मिल्पा के नाम से। ठीक है, झूम, मसोले, रोका। झूम खेती अगर भारत की बात करें दोस्तों तो इसमें आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि रोका और मसोले जो है वो किस राज्यों में या किस देश में से जाना जाता है। गहन जीविका कृषि में निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में की जाती है? तो गहन जीविका कृषि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में की जाती है? ए जहां भूमि पर जनसंख्या दबाव कम हो, बी जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक हो, सी जहां भूमि रेतीली हो, डी जहां भूमि पहाड़ी हो। तो गहन जीविका जो कृषि है वो कहाँ की जाती है? जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक हो, यानी बी इसका सही उत्तर है दोस्तों। प्रश्न नंबर 26, उड़ीसा में चावल निम्नलिखित में से किस प्रकार की फसल है? तो उड़ीसा में जो चावल है दोस्तों वो किस प्रकार की फसल है? ए खरीफ, बी रबी, सी वाणिज्यिक, डी जीविका। तो उड़ीसा में जो चावल जो है एक प्रकार की दोस्तों वो है जीविका फसल, यानी डी इसका सही उत्तर है। भारत में निम्नलिखित में कौन सी रोपण फसलें नहीं हैं? तो भारत में निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसलें नहीं हैं? तो वह है दोस्तों सेब और आलू, ये जो है रोपण फसलें नहीं हैं। ठीक है, सेब और आलू जो है रोपण फसलें, बाकी गेहूँ, चना, ज्वार, चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना सब क्या है? रोपण फसलें हैं। असम में मुख्य रोपण फसल कौन सी है? तो असम में मुख्य रोपण फसल की अगर हम बात करें दोस्तों तो असम में मुख्य रोपण फसल है वो है चाय। क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 29, चावल के उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चावल के उत्पादन में विश्व में अगर हम भारत के स्थान की बात करें तो वह है दोस्तों इनमें से चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश, भारत का विश्व में तीसरा स्थान है, सी भारत के विश्व में पांचवा स्थान है, या डी भारत का विश्व में कोई स्थान नहीं है। तो इसमें जो सही उत्तर है वह ए, यानी चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादन का देश है। बाजरा निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी पर उगाया जाता है? तो अगर हम बाजरे की बात करें दोस्तों तो बाजरा किस प्रकार की मिट्टी में उगाया जाता है? तो वह है दोस्तों बलुआ और उथली काली मिट्टी। जी हाँ, बलुआ और उथली काली मिट्टी पर जो है बाजरा बहुत बड़ी मात्रा में उगाया जाता है। मक्का के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मक्का के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए यह खाद्यान्न व चारा दोनों ग्रुप में होती है, बी यह एक खरीफ फसल है, सी यह एक रबी फसल है, डी यह पुरानी जोड़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। तो अगर मक्के के बारे में कथन सही नहीं है की बात करें दोस्तों तो यह एक रबी फसल नहीं है, क्योंकि मक्का जो है दोस्तों एक खरीफ फसल है। ठीक है, बाकी सभी कथन सही हैं। तिलहन के क्षेत्र में 2011 में भारत विश्व में चीन के बाद कौन सा बड़ा उत्पादक देश था? तो तिलहन के अगर हम बात करें तो 2011 में भारत जो है चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश था। ठीक है, विश्व में। प्रश्न नंबर 33, उत्तर प्रदेश और बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा फसल पैदा होती है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार में दोस्तों आप सभी को पता है कौन सी फसल पैदा होती है, वह है दोस्तों लीची। रबड़ के उत्पादन में कितनी सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है? तो रबड़ के उत्पादन में है जो है दोस्तों 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कार्ड से में कुछ क्वेश्चन है।
तो स्वतंत्रता के पश्चात संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी, सहकारिता तथा जमींदारी और आदि समाप्त करने को प्राथमिकता दी गई। कारण क्या है? बढ़ती गई जनसंख्या और 60% से भी अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करने वाली कृषि में तकनीकी और संस्थागत सुधार करने की आवश्यकता थी। तो अगर हम इसकी बात करें दोस्तों, तो कथन और कारण जो दोनों ठीक है, और आर जो है एक सही वर्णन है। ठीक है, यानी इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वह है दोस्तों ए। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, अभिकथन क्या कहता है कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में नहरों का जाल बिछाया गया है। कारण, नहरों का जाल बिछाने का उद्देश्य चावल को पानी की कमी पूरी की जा सके, इसलिए नहरों के जाल के परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है। तो दोस्तों ये कथन, हालांकि आपको पता है कि जो है पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में नहरों का जाल बिछाया गया, यही कारण है कि नहरों का जाल बिछाने का उद्देश्य जो है चावल की खेती को, चावल को पानी की कमी पूरा किया जा सके। तो ये इसमें जो कथन, अभिकथन जो है दोस्तों ए और बी दोनों सत्य हैं, और जो है दोस्तों आर ए का सही वर्णन भी है। प्रश्न नंबर 3, वर्तमान में चावल पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है। बी, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में नहरों और नलकूपों का जाल बिछाया गया, यानी अभिकथन ए और कार दोनों सही दोस्तों, और आर ए का सही वर्णन भी है। प्रश्न नंबर 4, स्वतंत्रता के पश्चात संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी, सहकारिता तथा जिम्मेदारी आदि समाप्त करने को प्राथमिकता दी। बिल्कुल ठीक है। बढ़ती गई जनसंख्या और 60% से भी अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करने वाली कृषि में तकनीकी और संस्थागत सुधार की आवश्यकता थी, ये भी बिल्कुल सत्य, यानी ए और यानी कथन जो ए, अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, और आर जो है ए का सही वर्णन भी है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों अगर इससे जो है स्रोत जो है आधारित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि चावल के उत्पादन के में तापमान कितना होना चाहिए। ठीक है, और आपसे प्रश्न पूछ सकता है दोस्तों जैसे कि तापमान जो है चावल उत्पादन कितना होना चाहिए, 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक जो तापमान की आवश्यकता होती है। इस तरह से क्वेश्चन आपसे प्रश्न पूछेगा, क्योंकि स्रोत आधारित प्रश्न पूछने की संभावना है। और चाय किस प्रकार की खेती है दोस्तों, चाय आपको पता है कि रोपड़ खेती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चाय की जो फसल है वो किसके द्वारा भारत में लाई गई थी, चाय की जो फसल वो अंग्रेजों द्वारा भारत में लाई गई थी। ठीक, और इस तरह से अब वो कौन सा साल था जिस साल जो है चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर बना, तो वह 2016 में जो है भारत चीन के बाद दूसरा स्थान चाय उत्पादक देशों में, राज्यों में बन गया। राइट, और विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश कौन सा है? अगर हम दालों की बात करें विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता की, तो वो कौन सा है दोस्तों? तो दालों के सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता वह है हमारा प्यारा भारत। जी हाँ, दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता भारत ही है। इसके अलावा अगर हम दाल का एक प्रमुख उत्पादक राज्य की बात करें, तो दाल का जो प्रमुख उत्पादक राज्य है वह है दोस्तों उत्तर प्रदेश, जो है एक प्रमुख उत्पादक राज्य है दालों का। तो यहाँ से जैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए ताकि सभी बच्चों तक दोस्तों ये वीडियो पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।